doing the parallel combination. So whenever we talk about parallel combination of inductors, so what do we get? If suppose we are connecting two inductors, say inductance L1 and say L2, they are the inductance. We have connected it with the source, say a battery of EMF E. Now we know that whenever this E is connected, means current is passing through the inductor. So you know both the inductors are connected. Between the terminals A and B. You know that very well. In that way, we can see that if inductors are connected in parallel, then they must have induced EMF common for both the inductors as they are connected in parallel. दोनों इंडक्टर्स यदि पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनके बीच में एक चीज कॉमन होगी, वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉमन. मतलब जो इंडक्टर्स L1 और L2 दोनों के अक्रॉस सेम होगी. बट यहां से क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रही है. करंट इसमें से कुछ और जाएगी और इसमें से कुछ और जाएगी. यदि I1 L1 इंडक्टर से पास होती है तो I2 L2 इंडक्टर से पास होती है. ये तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा. ऐसे में क्या होगा, तुम्हें पता है कि ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है. तो ऐसे में हमको ये पता है कि यदि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ईएमएफ यहाँ पर कॉमन है तो फ्लक्स भी कॉमन होगा, यानी कि फ्लक्स रिमेन्स सेम फॉर बोथ द इंडक्टर्स. Thus, whatever the term is divided, we have to add those things together. तो हमारे पास यहाँ देखो क्या चीज डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रही है I1 और I2 के लिए. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन we get total flux, total current across the circuit as what. देखो यहां पर और ध्यान से देखना, across the circuit as what, I equal to I1 plus I2. ये तुम लोगों को सबको मालूम है. और जैसे ही हमको मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, यहां देख चुके हैं कि यदि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो ये भी मालूम है कि फ्लक्स इक्वल टू माइनस LI होता है. तो यदि फ्लक्स सेम है तो L1 अलग होने से I1 भी अलग होगा. तो ये हमारे पास फ्लक्स L2 अलग होने से I2 भी अलग होगा. तो ऐसे में मेरे पास I1 और I2 क्या मिलेगा, I1 मिलेगा मुझे phi अपॉन L1. तो देखो I मिलेगा मुझे phi अपॉन L माइनस में, और यहां मिलेगा मुझे phi बाय L1 माइनस प्लस माइनस phi बाय L2. ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा. ऐसे में फ्लक्स को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे. फ्लक्स को कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स को यहां से भी कॉमन निकाल लेंगे माइनस में. तो देखो क्या मिलेगा, यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं और यहां मिलेगा 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2. ये कैंसिल कर दिया हमने पहले फ्लक्स की टर्म्स. तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट विल बी 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2. दैट इज डन. ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कंसेप्ट किसका, फ्लक्स के कारण से मिलने वाला इंडक्टेंस का जो सम है पैरेलल में. ये देखो किसके जैसा दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के जैसा दिख रहा है कि जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो यहाँ पर R1 प्लस R2 होता है,
तो ऐसी फ्लक्स भी यदि सेम अलग अलग है और इंडक्टर्स सीरीज में लगे हैं तो उनका टोटल इंडक्टेंस का वैल्यू आता है L1 प्लस L2। लेकिन यहाँ कैसा लगा हुआ, यहाँ लगा है ये पैरेलल में, तो वहां पर रेजिस्टेंस आता था 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू कैसी आ रही है पैरेलल में, 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस लाइक स्ट्रक्चर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये पार्ट, तो लिख लो जल्दी से इसको, तो मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो आगे जल्दी से एक और नया चीज अपन लोग स्पीड में देखें तो तुम लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि यदि मैं इंडक्टेंस के जो रिजल्टेंट है, मतलब जैसे दो इंडक्टर्स हैं, उनका एक का इंडक्टेंस है L1 और दूसरे का इंडक्टेंस है L2, और उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है से M। तो यदि मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूं तो क्या होगा, तो क्या देखें, तो रिलेशन बिटवीन इंडक्टेंस of two inductors, दो इंडक्टर्स के बीच का रिलेशन निकालना मुझे। तो देखो यदि मेरे पास जैसे भी पैरेलल में मैंने देखा, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि इफ L1 and L2 are inductance of two inductance of two inductors and their mutual inductance be their mutual inductance is M12 or M21, whatever, say M1, then we have a relation as, हमारे पास दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो देखो यहां लिखते हैं हम लोग M12, everyone just take notice of this is M12 इक्वल टू, यहां स्क्वायर के फॉर्म में आता है ध्यान देना, और यहां आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन L1 L2। ये हमारे पास मैथमेटिकल कंसेप्ट से आता है, लेकिन अपने को डिराइव नहीं करना है, हमको डायरेक्टली एक रिलेशन चाहिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आता बहुत। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है, तो ऐसे में यदि मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देता हूं तो आएगा मेरे पास रूट ओवर L1 L2। लेकिन यदि मैं यहां पर कांस्टेंट डाल देता हूं तो कांस्टेंट आएगा M12 इक्वल टू, हट जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ के रूट ओवर L1 L2। रूट ओवर L1 L2 में ये के क्या चीज है हमको पता होना चाहिए, तो के को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ध्यान देना, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एक्चुअली किस चीज को शो करता है, तो यहां देख ले हम लोग, यह के इज M12 अपॉन माइनस रूट ओवर L1 L2। इसमें एक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू के लेस देन 1 भी होती है, के इक्वल टू 1 भी होती है, के ग्रेटर देन 1 भी होती है। तो यदि हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो ये हमारे पास थोड़ी सी ढीली होती है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ढीले टर्न्स के लिए होता है, मतलब जिसमें टर्न हमारे पास ढीले हो जाते हैं, मतलब आपने लूज बोल सकते हो आप उसको, तो यहां पर लूज टर्न्स होते हैं, यहां इक्वल टर्न्स होते हैं नॉर्मल, और यहां पर टाइट टर्न्स होते हैं। यदि मेरे पास ये है तो फिर प्रॉब्लम अपने पास नहीं होगी, क्योंकि कभी कभार वायरिंग
बाइंडिंग आते समय में कभी बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, जरूरत से ज्यादा, तब हमारे पास ये आ जाता है, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। यदि लूज हो गया टर्न्स, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो गया, हमिंग लॉस हो जाता है वहां पर, बाद में अपन कभी देखेंगे हमिंग लॉस क्या होता है। और k इक्वल टू 1, ये नॉर्मल, मतलब यदि ऐसा है तो इसका मतलब हमारा जो इंडक्टर है उसके कारण से बनने वाले जो भी डिवाइसेस हैं वो एकदम सही काम करेंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।